ऐसी खबरों की तह में जाएंगे जो ऊपर से तो बिल्कुल अलग दिखती हैं, पर जिनके तार कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, आर्थिक रिपोर्ट है, कानूनी विश्लेषण है और भी बहुत कुछ। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सरकारी महंगाई के आंकड़े और हमारी आपकी जेब का जो हाल है उसमें इतना बड़ा फर्क क्यों है, या फिर ईरान की सड़कों पर जो गुस्सा है उसका दिल्ली की अदालतों में चल रही जमानत की लड़ाई से क्या कोई लेना देना हो सकता है। हाँ, और इन सब के बीच भारत भविष्य के लिए कौन से बड़े दांव लगा रहा है, आज हम इन्हीं पहेलियों के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे बड़ी पहेली से ही शुरू करते हैं, जो शायद हर किसी को परेशान कर रही है, महंगाई। सरकारी आंकड़ा कहता है कि दिसंबर 2025 में खुदरा महंगाई दर सिर्फ 1.33% थी। मतलब सुनने में तो ये कमाल लगता है। हाँ, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब मैं बाजार जाती हूँ तो ऐसा महसूस तो बिल्कुल नहीं होता। और आप अकेली नहीं हैं। यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ सरकार के आंकड़े हैं जो अप्रैल से दिसंबर 2025 तक औसत महंगाई 1.7% बताते हैं। ठीक है। और दूसरी तरफ रिजर्व बैंक का अपना सर्वे है जिसमें आम परिवारों ने कहा कि उन्हें दिसंबर में महंगाई 6.6% महसूस हुई। 6.6%? अरे ये तो सरकारी आंकड़े से लगभग 4 गुना ज्यादा है। बिल्कुल। और उन्हें डर ये है कि यह साल भर में 8% तक चली जाएगी। ये बात मेरे गले नहीं उतर रही। देखिए, अगर महंगाई सिर्फ 1.3% है तो बाजार में चीजें सस्ती महसूस होनी चाहिए, लोगों को दिल खोलकर खर्च करना चाहिए। हाँ, पर हो तो इसका उल्टा रहा है। वही तो, सरकारी अनुमान खुद कह रहे हैं कि लोगों का खर्च बढ़ नहीं रहा, बल्कि पिछले साल से भी धीमा हो गया है। ये क्या चक्कर है? चक्कर ये है कि हम एक पुरानी घड़ी से आज का वक्त देखने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये कि जो आंकड़े हैं ये 2012 के खर्च के पैटर्न पर आधारित हैं। जरा सोचिए, पिछले एक दशक से भी ज्यादा वक्त में हमारे खर्च करने का तरीका कितना बदल गया है। ओहो हाँ, ये तो है। आज हम डेटा पर, बाहर खाने पर, नई नई चीजों पर पहले से कहीं ज्यादा खर्च करते हैं। वो सब इस पुराने हिसाब किताब में ठीक से शामिल ही नहीं है। मतलब ये कि जिस तराजू पर महंगाई तौली जा रही है वही पुराना पड़ चुका है। बिल्कुल। और एक और बात, एक राष्ट्रीय आंकड़ा कश्मीर से लेकर केरल तक की जमीनी हकीकत को भी तो छुपा देता है। सही कहा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सरकार इस समस्या को समझ रही है। 12 फरवरी को 2024 को आधार वर्ष मानकर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई की एक नई सीरीज जारी होने वाली है। चलिए, उम्मीद है कि उससे तस्वीर कुछ साफ होगी। हाँ। तो एक तरफ भारत में लोग आंकड़ों और असलियत के बीच फंसे हैं और यह आर्थिक बेचैनी मन में सुलग रही है। लेकिन ईरान में, वहां यही चिंगारी आग बन चुकी है। हाँ। वहां भी शुरुआत तो गिरती मुद्रा और बढ़ती महंगाई से ही हुई थी। हाँ, लेकिन वहां मामला सिर्फ महंगाई से बहुत आगे निकल गया है। स्रोत इसे 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद सरकार के लिए सबसे गंभीर चुनौती बता रहे हैं। सबसे गंभीर चुनौती? जी। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। सालों से लगे पश्चिमी प्रतिबंधों ने अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया था। फिर जून 2025 में इजराइल के बमबारी अभियान ने हालात और बिगाड़ दिए। और फिर सरकार के अपने फैसले भी थे। बिल्कुल। जब सरकार ने ईंधन की कीमतें बढ़ाईं और खाने की सब्सिडी में कटौती की तो लोगों का सब्र बस जवाब दे गया। इसमें एक बाहरी एंगल भी है ना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान के मदद रास्ते में है, इसने तो जरूर आग में घी का काम किया होगा। सही कहा। अब ये सिर्फ एक देश का आंतरिक मामला नहीं रहा, इसमें आंतरिक और बाहरी दोनों दबाव एक साथ काम कर रहे हैं। लेकिन ये सोचना भी गलत होगा कि सरकार बिल्कुल अकेली पड़ गई है। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में करीब 3 करोड़ लोगों ने वोट दिया था और 12 जनवरी को सरकार के समर्थन में भी रैलियां हुई। अच्छा। सुरक्षा बल भी सरकार के साथ खड़े दिख रहे हैं। तो स्रोत का यही तर्क है कि देखिए, इराक और अफगानिस्तान का हश्र देखने के बाद बाहरी दखलंदाजी कोई हल नहीं है। और विरोध से निपटने का तरीका, वो भी तो हर जगह अलग होता है। ईरान में सड़कों पर जो हो रहा है, भारत में वैसी लड़ाइयां अक्सर अदालतों में लड़ी जाती हैं। बिल्कुल। जैसे दिल्ली दंगा मामला, जिसमें 5 जनवरी 2026 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत कुछ कहता है। बहुत कुछ। उस फैसले में अदालत ने 5 लोगों को तो जमानत दे दी, लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत अर्जी खारिज कर दी। और आरोप क्या है? आरोप है कि उन्होंने दंगों की अवधारणा तैयार की और वो पिछले 5 साल से ज्यादा से बिना किसी ट्रायल के जेल में हैं। रखें और फिर कहें कि आरोप इतने गंभीर हैं कि जमानत नहीं दे सकते।
यही तो एक तरह का कैच-22 है। बिल्कुल। क्या जल्द सुनवाई पाना एक मौलिक अधिकार नहीं है? स्रोत में लेखक गौतम भाटिया ने इसी कानूनी दुविधा पर सवाल उठाया है। वो कहते हैं कि समस्या यूएपीए जैसे सख्त कानून की व्याख्या में है। यूएपीए, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। जी, उसकी धारा 15 में आतंकवादी कृत्य की परिभाषा बहुत बहुत व्यापक है। उसमें किसी अन्य माध्यम से जैसे जुमले हैं जिनकी वजह से चक्का जाम जैसी चीजों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। अच्छा। इससे प्रोसिक्यूशन के लिए पहली नजर में मामला बनाना आसान हो जाता है और अदालत के लिए जमानत देना मुश्किल। अदालतों से निकलकर अगर हम चुनावी गलियों में जाएं तो वहां ये तनाव और भी खुलकर सामने आ रहा है। मुंबई के नगरपालिका चुनाव इसका सटीक उदाहरण है। हाँ, वहां की हवाई अलग है। एक तरफ बीजेपी शिंदे गुट है तो दूसरी तरफ बरसों बाद फिर से एक हुए उद्धव और राज ठाकरे। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इसकी तुलना न्यूयॉर्क शहर के मेयर चुनाव से कर रहे हैं। न्यूयॉर्क से, वो क्यों? क्योंकि दोनों ही शहर अपनी प्रवासी आबादी और सांस्कृतिक घालमेल के लिए जाने जाते हैं। बीजेपी के अभियान का मुख्य मुद्दा ही शहर की बदलती आबादी और एक मुस्लिम मेयर बनने का डर रहा है। अच्छा। उनके एक नेता ने TISS की एक स्टडी का हवाला दिया कि 1951 से 2011 के बीच मुंबई में हिंदू आबादी 88% से घटकर 66% हो गई, जबकि मुस्लिम आबादी 8% से बढ़कर 21% हो गई। और उन्होंने मुंबई के ममदानीकरण के खिलाफ चेतावनी दी। वाह, मतलब न्यूयॉर्क में कौन मेयर बन रहा है, ज़ोहरान ममदानी, उसका असर मुंबई के गली मोहल्लों के चुनाव पे पड़ रहा है। राजनीति बाकी अब ग्लोबल विलेज बन गई है और इस पर जो प्रतिक्रियाएं आई उन्होंने इसे और हवा दे दी। AIMIM के नेता ने कह दिया कि हाँ, एक बुर्के वाली ही मेयर बनेगी। ओहो। बीजेपी ने इसे तुरंत लपक लिया और उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। वहीं राज ठाकरे ने एक अलग ही दांव खेला। उन्होंने पेरिफेरी की राजनीति यानी हाशिए पर पड़े लोगों की राजनीति के विचार को ही पलट दिया। कैसे? और कहा कि आज मुंबई में मूल निवासी हाशिए पर धकेल दिए गए हैं। तो इतनी सारी चुनौतियों और तनाव के बीच क्या भविष्य को लेकर कोई बड़ी तैयारी भी हो रही है? क्या भारत कोई बड़े रणनीतिक दांव खेल रहा है? बिल्कुल, और ये दांव जमीन के नीचे से लेकर हमारे युवाओं के भविष्य तक हर जगह खेले जा रहे हैं। चलिए पहले जमीन के नीचे के खजाने की बात करते हैं, यानी महत्वपूर्ण खनिज या क्रिटिकल मिनरल्स। हाँ, लिथियम, कोबाल्ट, जिनके बिना हमारी बैटरी, फोन और इलेक्ट्रिक गाड़ियां चल ही नहीं सकती। और यहीं पर चुनौती है। हमें स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य के लिए ये खनिज चाहिए, लेकिन इनका सबसे बड़ा सप्लायर चीन है और वो धीरे धीरे अपने निर्यात पर लगाम कस रहा है। तो भारत को तेजी से काम करना पड़ रहा है। बहुत तेजी से। तो हमारी रणनीति क्या है? क्या हम भी अपनी खदानें खोद रहे हैं? खजाने खोदना तो एक हिस्सा है, लेकिन असली रणनीति दोस्त बनाने की है। भारत एक तरह की ग्लोबल पार्टनरशिप का जाल बिछा रहा है। अच्छा, जैसे एक तरफ ऑस्ट्रेलिया जैसा भरोसेमंद साथी है जो लिथियम और कोबाल्ट दे रहा है, तो दूसरी तरफ हम नामीबिया और जाम्बिया जैसे अफ्रीकी देशों और लैटिन अमेरिका में नए दरवाजे खटखटा रहे हैं। ये तो सुनने में एक बहुत सोची समझी कूटनीति लगती है। ये उससे भी ज्यादा है। स्रोत बताते हैं कि सिर्फ कच्चा माल हासिल करना काफी नहीं है। असली चोक पॉइंट यानी सबसे बड़ी बाधा प्रोसेसिंग है। आईएस को साफ करके इस्तेमाल के लायक बनाना। बिल्कुल, और यहाँ जापान हमारा मॉडल है। हम पश्चिम एशिया को एक संभावित मिडस्ट्रीम पार्टनर के तौर पर देख रहे हैं जहां प्रोसेसिंग हो सके। और अमेरिका अपनी व्यापार नीतियों की वजह से थोड़ा डामाडोल पार्टनर है, लेकिन वो भी जरूरी है। मतलब एक पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन बनाई जा रही जहां हर देश की एक भूमिका हो। बिल्कुल, ताकि हम चीन पर निर्भरता की एक पुरानी कमजोरी से निकलकर किसी नई कमजोरी में ना फंस जाएं। ये तो हुई जमीन के नीचे के खजानों की बात, लेकिन भारत का असली खजाना, उसके युवा। हाँ, उसके करोड़ों युवा, क्या हम उनके भविष्य के लिए भी इतनी ही सोची समझी रणनीति बना रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत में इसे एक समानांतर चुनौती कहा गया है। आंकड़े देखिए, 4 करोड़ से ज्यादा युवा आज उच्च शिक्षा ले रहे हैं। 4 करोड़? हाँ, और हर साल 1 करोड़ नए लोग नौकरी के बाजार में आ रहे हैं। लेकिन डिग्री और नौकरी के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। ये खाई तो हमेशा से रही है, इसमें नया क्या है? नया है इसका पैमाना और एक चौंकाने वाला आंकड़ा, खासकर महिलाओं के लिए, जहां अच्छी खासी पढ़ी लिखी 40% से भी कम महिलाएं वर्कफोर्स का हिस्सा हैं। और लिंक्डइन का एक डेटा पॉइंट तो आंखें खोल देता है। वो कहते हैं कि जिन नौकरी खोजने वालों की किसी कंपनी में पहले से कोई जान पहचान या कनेक्शन होता है, हाँ, उनके नौकरी पाने की संभावना 4 गुना बढ़ जाती है। 4 गुना?
हाँ। ये तो सीधे सीधे अवसर की असमानता है। मतलब जिसके पास नेटवर्क है वही आगे बढ़ेगा। इसी खाई को पाटने के लिए एक राष्ट्रीय मेंटरिंग आंदोलन का आह्वान किया जा रहा है। मेंटरिंग? हाँ, इसका मकसद है कि अनुभवी पेशेवर इन युवाओं को गाइड करें। ये सिर्फ नौकरी दिलाने के बारे में नहीं है, तो फिर बल्कि उनमें कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे हुनर पैदा करने, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने और उन्हें नेटवर्क बनाने में मदद करने के बारे में है। स्रोत में बिंदु का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जो एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा थी। मेंटरिंग के जरिए उसे बीटी ग्रुप में नौकरी मिली। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ। पर इसे इतने बड़े पैमाने पर लागू कैसे किया जा सकता है? सरकारें इस पर काम कर रही हैं। श्रम मंत्रालय ने इसे अपने राष्ट्रीय करियर सेवा प्लेटफॉर्म से जोड़ा है। लक्ष्य ये है कि कॉरपोरेट, एनजीओ और हम जैसे आम कामकाजी लोग भी आगे आएं। सोचिए, अगर देश के कामकाजी पेशेवरों का एक छोटा सा हिस्सा भी साल में सिर्फ एक युवा को गाइड करे, तो कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। हम भविष्य के लिए संसाधन और प्रतिभा तो जुटा रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास पहले से है, क्या हम उसे बचा पा रहे हैं? और यहाँ मुझे राजस्थान की अरावली पहाड़ियों का ख्याल आता है। और ये बिल्कुल सही समय है उस पर बात करने का, क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। क्या है आंकड़े देखिए, राजस्थान में अवैध खनन के जितने भी मामले दर्ज होते हैं, उनमें से 77% से ज्यादा सिर्फ अरावली वाले जिलों में होते हैं। 77%? जी, जबकि राज्य के कुल कानूनी खनिज उत्पादन में इन जिलों का हिस्सा सिर्फ 40% है। साफ है कि वहां कुछ बहुत गलत हो रहा है। और जहां तक मुझे पता है, ये पूरी कानूनी लड़ाई एक बहुत ही अजीब से सवाल पे आके टिक गई है। हाँ, कि पहाड़ी किसे कहेंगे? बिल्कुल, सारा खेल परिभाषा का है। एक वैज्ञानिक समिति ने सुझाव दिया कि जिस भी जमीन का ढलान 4.5 डिग्री हो और ऊंचाई 30 मीटर हो, उसे अरावली पहाड़ी माना जाए। ये तो एक तार्किक परिभाषा लगती है। हाँ, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय ने एक बहुत ही संकीर्ण परिभाषा पर जोर दिया कि सिर्फ 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा। 100 मीटर? हाँ, और शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने इसे मान भी लिया। लेकिन इससे तो ज्यादातर छोटी-मोटी पहाड़ियां सुरक्षा के दायरे से बाहर हो जाएंगी। यही विशेषज्ञों ने चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि इससे अरावली का एक बहुत बड़ा हिस्सा खनन के लिए खुल जाएगा, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान होगा। तो फिर क्या हुआ? काफी विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार अपने इस आदेश पर रोक लगा दी है, लेकिन लड़ाई अभी जारी है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सिर्फ पत्थर की पहाड़ियां नहीं है, ये थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने वाली एक दीवार है। बिल्कुल। हमें जो एक तस्वीर मिली है, उसमें साफ दिखता है कि शहर इन पहाड़ियों के कितने करीब आ चुके हैं। खतरा बहुत बड़ा और बहुत असली है। तो आज हमने देखा कि कैसे महंगाई के आंकड़े एक कहानी कहते हैं और लोगों का अनुभव दूसरी। कैसे आर्थिक तंगी ईरान में सड़कों पर गुस्से को जन्म देती है, तो भारत में सालों तक चलने वाली कानूनी लड़ाइयों और पहचान की राजनीति को। लेकिन हमने उम्मीद की किरणें भी देखी। भविष्य के संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए एक जटिल वैश्विक रणनीति और देश के युवाओं की क्षमता को जगाने के लिए एक मानवीय आंदोलन, और इन सब के साथ अपने पर्यावरण को बचाने के लिए लड़ी जा रही एक जरूरी लड़ाई, जो एक परिभाषा पर टिकी है। ये सब दिखाता है कि हमारी दुनिया कितनी ज्यादा आपस में जुड़ी हुई है। कोई भी मुद्दा अकेला नहीं है। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, पर्यावरण सब एक ही बड़े धागे का हिस्सा है। सही कहा। और अंत में एक विचार। आज के सूत्रों में 50 साल पहले का एक जिक्र है, जिसमें 1976 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने कहा था कि प्रगति के लिए अनुशासन, कड़ी मेहनत और ईमानदारी जरूरी है। आज जब हम इन कहीं ज्यादा जटिल मुद्दों से जूझ रहे हैं, चाहे वो आंकड़ों की सच्चाई हो, कानूनी अधिकारों की रक्षा हो या अपने पर्यावरण को बचाना हो, तो सवाल उठता है, अगले 50 वर्षों में भारत की प्रगति को कौन से सिद्धांत रास्ता दिखाएंगे? 2026 में अनुशासन, कड़ी मेहनत और ईमानदारी का मतलब क्या है? इस पर सोचिएगा।